नूर कहती है, बिलाल भाई मैं पाकिस्तान से बरतानिया आ गई हूँ। शादी के शुरू के 2 साल हम लोग पाकिस्तान में रहे। मेरे शौहर की फैमिली शुरू से बरतानिया में थी, तो पेपर वर्क चल रहा था, तो हमारे भी वीज़ाज़ लगे, तो पिछले 3 महीने से अब हम बरतानिया में हैं। एक तो बरतानिया के माहौल में मैं खुद एडजस्ट नहीं हो पा रही, इतना कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया है और साथ में इनका पूरा ख़ानदान भी यहीं है। लेकिन मसला मेरे शौहर की रंगीन मिज़ाजी है। मेरे शौहर बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। वो दूसरी लड़कियों को ताड़ते रहते हैं और उनसे बातें करते रहते हैं। पहले छुप-छुपा कर करते थे और अब मेरे सामने दूसरी औरतों की बातें करते हैं। समटाइम्स तो इतना एम्बैरेसिंग हो जाता है, जैसे फ़र्ज़ करें ईद का ओकेज़न है और ख़ानदान के सब लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, तो मेरे शौहर ख़ामख़वाह किसी भाभी को या किसी दूसरे की बीवी को बोलेंगे कि आज तो कपड़े बड़े प्यारे लग रहे हैं। वाह! क्या ज़बरदस्त डिज़ाइन है मेहंदी का, कितने प्यारे हाथ लग रहे हैं। वाह, वाह! ये जूती के तो क्या ही कहने, बड़ा प्यारा हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। लोग माइंड करते हैं और बहुत सी औरतें मुझे कहती हैं कि तुम्हारा शौहर किस किस्म की बातें करता है, इसको कंट्रोल किया करो। लेकिन बिलाल भाई ये मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं और हर वक़्त उन्होंने मेरे कान खाए हुए हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, दूसरी शादी कर लूँगा, जिसकी वज़ह से मैं बहुत इनसिक्योर महसूस करती हूँ इनके साथ और मुझे ये यकीन नहीं है कि सारी उम्र ये मुझे रखी रखेंगे। जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि किसी भी वक़्त ये मुझे रिप्लेस कर देंगे। मतलब मैं अपने आप को रिप्लेसेबल महसूस करती हूँ, जिसकी वज़ह से मैं इस रिश्ते में दिल नहीं लगा पा रही। हालाँकि हमारे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन जो टेंशन ये मुझे देते हैं, उसकी वज़ह से मैं कोई भी काम ढंग से कर नहीं पा रही। बच्चों की पढ़ाई भी अफ़ेक्ट हो रही है। पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन फिर मुझे लगा शायद इस वज़ह से मेरा शौहर हाथ से निकला जा रहा है, क्योंकि मैं घर पर मौजूद ही नहीं होती। उनकी वज़ह से मैंने अपना करियर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, सैक्रिफ़ाइस कर दिया है। हालाँकि मैं एक बहुत ही क्वालिफ़ाइड नर्स थी, लेकिन मैंने अपना प्रोफ़ेशन छोड़ दिया है, पैसों को भी छोड़ दिया है, सिर्फ़ अपना घर बचाने की कोशिश की खातिर। लेकिन हम लोग पाकिस्तान से बरतानिया भी आ गए हैं, लेकिन अब भी मेरे शौहर का रंग-ढंग नहीं बदला और मसला जूँ का तूँ है। तो मैंने कहा, जो इस किस्म का आदमी होता है ना, जिसकी तवज्जो दूसरों की बीवियों के हेयर स्टाइल्स पर होती है या उनकी जिसामत पर होती है या उनके नैन नक्श पर होती है, ऐसे बंदे की प्यास कभी भी नहीं बुझाई जा सकती और ऐसा बंदा बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं होता। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अगर किसी के हिस्से में इस किस्म का शौहर आ जाए, क्योंकि इस बंदे की खसलत नहीं बदली जा सकती। इंसान सब कुछ अपने बारे में बदल सकता है सिवाय फितरत के, इल्ला माशाअल्लाह। तो आम तौर पे लोग सारी उम्र चाहे जितने भी एजेड हो जाएँ, उनमें ये कीड़ा मौजूद रहता है। इसके लिए एक खास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, मुझे इस्तेमाल करना पसंद नहीं, लेकिन मतलब पहुँचाने के लिए उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा कि उनको पूंडी करने की आदत होती है। पूंडी होती है लड़कियों को ताड़ना, उनको लाइनें मारने की कोशिश करना, उनके बारे में सोचना और उनको फँसाने की कोशिश करना। तो ये फ़ितरतन और आदतन मजबूर मर्द सारी उम्र बदलते नहीं हैं और अपनी बीवी के नाक में दम करते रहते हैं और अक्सर इस तरह के लोग बीवी को सारी उम्र ये भी कहते रहते हैं कि मैं किसी भी वक़्त दूसरी शादी कर लूँगा, दूसरी शादी कर लूँगा और मुझे इसके लिए तुम्हारी इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे मज़हब ने, मेरे दीन ने इसकी इजाज़त दी हुई है, तो मैं तो मर्द हूँ, तो मैं 4 शादियाँ भी कर सकता हूँ। ये कह कह के बस बीवी को सताते रहते हैं, हालाँकि दूसरी शादी करने की ना उनकी माली हैसियत होती है, ना वो वक़्त दे सकते हैं और ना ही वो इमोशनल बर्डन जो एक शादी अपने साथ लेकर आती है, उसको डील करने की सलाहियत रखते हैं। उनको सिर्फ़ ग़र्ज़ फ़िज़िकल अट्रैक्शन से या जिस्मानी अय्याशी से होती है, तो वो बात में बात बीवी पर ये भी जताते रहते हैं कि मुझे ये हक़ हासिल है कि मैं किसी भी वक़्त दूसरी शादी कर लूँगा। ऐसा करने से ग़र्ज़ ये होती है कि क्योंकि बीवियाँ पॉसेसिव होती हैं अपने शौहरों के बारे में, तो बीवियाँ पूछ-गछ करती हैं कि आप कहाँ गए थे? इतना वक़्त क्यों लगा? इतनी देर क्यों लगा दी? फलाँ का नंबर आपके मोबाइल में क्यों है? आपने ये कीवर्ड्स गूगल पे क्यों सर्च किए? आपने ये लुच्चर गाना क्यों देखा यूट्यूब पर? आपने तो सुबह 7 बजे ऑफ़िस जाना होता है, तो मैक्स टू मैक्स साढ़े 11 बजे आप सो जाते हैं। रात को 1:30 बजे आप किससे फ़ोन पर बात कर रहे थे? किसके मैसेजेस आ रहे थे? आपकी तो इतनी पक्की नींद है, ऐसे घोड़े बेच कर सोते हैं कि पूरी रात आप नहीं उठते, अक्सर अलार्म भी बजता रहता है। तो 1 हफ़्ते से आप रात को डेढ़ 2-2 बजे उठ के वॉशरूम क्या करने जाते हैं? तो बीवियाँ इस तरह की आउट ऑफ रूटीन एक्टिविटीज़ को नोटिस करती हैं और पूछती हैं। लेकिन इस तरह के अय्याश मर्द, क्योंकि इनकी तो ये रोज़मर्रा की रूटीन होती है, दूसरी लड़कियों को देखना और उनके बारे में सोचते रहना, तो दे कैन नॉट डील विद दिस ऑन अ डे टू डे बेसिस कि बीवी को हर बात का जवाब दें, हर सवाल को एड्रेस करें, अपनी अजीब-अजीब बातों को डिफेंड करने के लिए हीले-बहाने करें, उसकी हर शिकायत को दूर करने की कोशिश करें। तो वो एक ही दफ़ा बीवी पर ये इंप्रेशन सेट कर देते हैं कि मैं हूँ ही इस किस्म का। इसलिए वन्स एंड फॉर ऑल जस्ट गेट ऑफ माय बैक और ये रोज़-रोज़ की इन्वेस्टिगेशन करना बंद करो। शुक्र करो, गनीमत जानो अगर मैंने किसी लड़की का सिर्फ़ नंबर ही सेव किया हुआ है या मैं उससे सिर्फ़ बातचीत ही कर रहा हूँ या उससे शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। की तो नहीं है ना अभी? तुम्हारे लिए ये चीज़ बाइसे तसल्ली होनी चाहिए कि मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर मैं किसी को देखता हूँ या किसी को बात करने की कोशिश करता हूँ, तो समझ लो कि मुझे उसका हक़ भी हासिल है, क्योंकि हो सकता है कि मैं दूसरी शादी करने के लिए उस लड़की को जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये मेरे लिए दुरुस्त स्पाउस साबित भी होगी या नहीं, तो मैं अपनी एफ़र्ट्स में हक़ बजानिब हूँ। और शुक्र करना कि अगर मैंने उससे शादी ना की, बस इसको तुम अपने लिए गनीमत जानो कि मैं सिर्फ़ उससे रिलेशनशिप्स तक ही महदूद हूँ। उसका सिर्फ़ नंबर ही सेव किया हुआ है या उसके साथ फ़ोन पर बातचीत ही करता हूँ। आफ्टर ऑल मैं मर्द हूँ। कहीं अगर थोड़ा बहुत यहाँ-वहाँ मुँह मार लेता हूँ, तो मेरे साथ से कुछ उतर नहीं जाता। तुम्हारे लिए किसी चीज़ की कमी वाक़ई नहीं हो जाएगी। नाज़रीन, हो सकता है आपको मेरे मुँह से ये बातें बिल्कुल अच्छी ना लग रही हों और आपको ये लग रहा हो कि मैं बहुत ओछी बातें कर रहा हूँ। यकीन जाने मुझे भी ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस तरह के लोगों की नफ्सियात को पोर्ट्रे करने के लिए, इस किमाश के लोगों की ज़हनियत को पूरी तरह से समझाने के लिए ये बातें करना ज़रूरी है। ऐसे आदमियों की बीवियाँ शुरू में तो बहुत पॉसेसिव होती हैं, लेकिन वक़्त के साथ रोज़-रोज़ एक ही बात सुन-सुन के, एक ही उनकी ख़्वाहिश सुन-सुन के यूज़्ड टू हो जाती हैं और कहीं न कहीं गुज़रते वक़्त के साथ गिव अप कर देती हैं कि इसको मैं माइक्रो मैनेज नहीं कर सकती, इसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर मैं नज़र नहीं रख सकती। ही इज़ गोना डू व्हाट ही इज़ गोना डू। मुझे आखिर अपने आप को भी देखना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है। इस बेधक्के घोड़े को सँभालने की कोशिश करने में तो मैं खुद खर्च हो जाऊँगी। मुझे अपना घर देखना है, बच्चों की पढ़ाइयाँ देखनी है, उनकी 100 तरह की ज़रूरियात हैं, उनका खाना, उनका पीना, उनकी सफाई-सुथराई, उनका होमवर्क, घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, घर की चीज़ों की सफाई, फ्रिज की सफाई।
हर चीज़ मैं कहाँ-कहाँ पूरा करूँ अपने आप को। फिर 10 तरह के मसले-मसाइल अपने मायके के भी होते हैं, कभी अम्मी की तबीयत खराब है, कभी अब्बू की शुगर लो हो गई है या अचानक अस्पताल लेकर जाना पड़ जाता है। कभी छोटी बहन की कहीं बात चल रही है तो रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं, तो बड़ी बहन को भी आ जाना चाहिए ताकि वो देख सके। कभी भाई की शादी आ रही है, तो कपड़े हैं या नहीं, इवन बच्चों तक के कपड़े पूरे करने होते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं सोचने के लिए। दिमाग इतना फारिग तो नहीं होता कि हर वक़्त मियाँ के अफ़ेयर्स को ही कर्ब करने की कोशिश करती रहे एक लड़की। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर बीवियाँ फिर ऐसे शोहरों की लगामें ढीली छोड़ देती हैं और आम तौर पर तो इस तरह की ख़ुसूसियात औबाश किस्म के आदमियों में देखने आती है, लेकिन उन तक ही लिमिटेड नहीं है। समटाइम्स औरतें भी ऐसी होती हैं। किसी की अगर बीवी इस तरह की है कि वो इम्प्रेस हो जाती है दूसरे मर्दों की जिसामत से, उनके डोलों से, उनकी बॉडी से और इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू बीवी तो ये चीज़ खाली लुक्स तक ही महदूद नहीं रहती है। अगर किसी की बीवी किसी दूसरी औरत के शौहर के पैसे से मुतासिर हो जाती है और उसकी शान-ओ-शौकत से मुतासिर हो जाती है, तो इस तरह की मुतासिर होने वाली जो ख़ुसूसियत है बहुत ही खतरनाक होती है इज़दवाजी रिश्ते में, क्योंकि देन यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन बिकॉज़ इंसान बिल-आखिर इंसान है, चाहे जितना भी पारसा हो, शैतान तो उसके साथ हमेशा लगा ही हुआ है उसको बहकाने के लिए। तो फितरतन एक मर्द या औरत ये ख़ुसूसियत रखते हैं कि दूसरे से मुतासिर हो जाएँगे, तो इस तरह का इंसान फिर चाहे किसी का शौहर हो या किसी की बीवी हो, उसके स्पाउस को खतरा बहरहाल सारी उम्र लाहक ही रहता है। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम। इसकी सॉल्यूशन के बारे में अगर हम सोचें तो इसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअल है। इसका हल रूहानियत में है। हमारे दीन इस्लाम ने इसका हल ये हमें बताया है कि कभी भी अपने से ऊपर नेमतों वाले लोगों की तरफ नज़र नहीं रखनी चाहिए। उनको अल्लाह ताला ने जो कुछ अता फ़रमाया हुआ है उससे मुतासिर नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि एक कसीर तादाद लोगों की आपसे नीचे भी एग्ज़िस्ट करती है जिसके पास वो चीज़ें भी नहीं है जो आपके पास है। तो जब तक आप अपनी गेज़ को लोअर नहीं करेंगे, अपनी नज़र में शर्म नहीं लाएँगे और जो अल्लाह ने आपको अता फ़रमाया है उस पर उसका शुक्रगुज़ार नहीं बनेंगे, तब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी, बल्कि अपनी इन नफ़्सानी ख्वाहिशात को चेज़ करते-करते आप बेराह-रवी का शिकार हो जाएँगे और इतने दूर निकल जाएँगे कि आपको अपनी आप की पहचान भी नहीं रहेगी। तो बहरहाल नाज़रीन ये ठीक है, अगर कोई बंदा ठीक होना चाहे, राह रास्त पर आना चाहे, तो वो तो गौर करेगा इन चीज़ों के ऊपर और वो कनात इख्तियार करने की कोशिश करेगा और अल्लाह का शुक्रगुज़ार बनने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस बंदे को एहसास ही ना हो, उसका क्या किया जा सकता है? आप कुछ कह सकते हैं नूर का मसला कैसे हल हो सकता है? क्योंकि इट्स एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर हर के दूसरी औरतें आकर उसको बताती हैं कि तुम्हारा शौहर हमें ये कह रहा था और उसको खुद भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। शादी को 3 साल भी हो चुके हैं, लेकिन उसका शौहर बिल्कुल बदल नहीं रहा और थिंग्स आर ओनली गेटिंग वर्स। तो क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई मशवरा है आपका नूर के लिए, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ये मैं कॉस्को आया था तो इतने ज़बरदस्त यहाँ पर टावर फैन्स आए हुए हैं गर्मियों के सीज़न के लिए। मैं सोच रहा था ऐसे पाकिस्तान में मिलते होते तो कितने मज़े होते। अभी हिना पाकिस्तान गई हुई है और बता रही है कि अचानक मौसम तब्दील हुआ है और इतनी सख्त गर्मी शुरू हो गई है कि अब अनकरीब एसी ऑन करने पड़ेंगे। हालाँकि इस साल अभी तक कनाडा में भी ठंडी हवा चल रही है और पाकिस्तान में भी बहुत बारिशें हुई हैं। लेकिन अब अचानक से बहुत गर्मी का कहर टूट पड़ा है और शदीद गर्मी की लहर आई हुई है और अभी आगे-आगे तो और भी ज़्यादा आनी है। तो मैं सोच रहा था कि इस तरह की चीज़ें अगर पाकिस्तान में हों भी तभी चलाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बिजली ही इतनी महँगी है। कनाडा में तो हम लोग सोचते भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि आम बंदा पंखा चलाते हुए भी डरता है, एसी तो फिर बहुत दूर की बात है। ये देखिए मैं कॉस्को आया था तो यहाँ आपको मैंने कुछ चीज़ें दिखानी थी। एक तो देखिए गोल्ड का रेट तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रहा है डे टू डे बेसिस पर। ये वोल्केनो की भी बार्स आई हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम कॉस्को पर देखी हैं। वैसे स्विस स्टैम्प की होती हैं या रॉयल कैनेडियन मिंट की होती हैं, तो ये वोल्केनो का गोल्ड मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ देखा है। लेकिन एक बड़ी आपको मैं ज़बरदस्त चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई लेना चाहता है गोल्ड, तो वो 24 कैरेट गोल्ड के ज्वेलरी आई हुई है कॉस्को में। वो बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन्स हैं। मतलब आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि अगर उन्होंने खालिस सोना कुछ पहनना भी होता है तो यही बार्स पिघला के उनका एक कड़ा बनवा लेते हैं, जो बिल्कुल भी देखने में अपीलिंग नहीं होता, खूबसूरत नहीं होता। बस ये है कि एक उसको स्ट्रिप की फॉर्म में बना लेते हैं और बाजू के गिर्द उसको घुमा देते हैं, तो एक बेसिक सा वो कड़ा बन जाता है। लेकिन अगर आप गोल्ड लेकर पहनना चाहते हैं 24 कैरेट, ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बरकरार रहे, जब आप बेचें तो आपको उसके फुल दाम मिले, तो बहुत अच्छी ऑप्शन ये है। ये कॉस्को ने इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ डिज़ाइन्स जो 24 कैरेट ज्वेलरी में है। इसमें इयररिंग्स भी हैं और नेकलेस भी है और एक ब्रेसलेट भी मैंने देखा है इसमें। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने डिस्क्रिप्शन इनके टैग्स पर लिखी हुई है कि इनके रेट्स क्या हैं और सिर्फ़ इसका जो क्लैस्प होता है वो 24 कैरेट का नहीं होता, वो 18 कैरेट या इस तरह कुछ होता है। क्लैस्प होता है मतलब जो लॉक होता है, ताकि क्योंकि आपको पता है कि 24 कैरेट की ज्वेलरी मजबूत नहीं होती, तो लॉक तो मजबूत ही चाहिए होता है ताकि ज्वेलरी उतर कर गिर ना जाए। तो वो उन्होंने सिर्फ 18 कैरेट का लगाया होता है, उसमें दूसरी धातें मिलाकर। लेकिन जो पूरा ज्यूल है, जो असल जेवर है, वो सारा 24 कैरेट का है। देखें ये इन्होंने जैसे पेपर क्लिप्स होते हैं उस डिज़ाइन के ब्रेसलेट निकाले हुए हैं, उसी तरह के इन्होंने इयररिंग्स निकाले हुए हैं। तो ये कुछ मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी। मैंने सोचा कि मेरे चैनल की काफ़ी ऑडियंस ख़वातीन होती हैं, तो उनकी दिलचस्पी की चीज़ होगी, उनको मैं ज़रूर दिखाऊँ। और मुझे ये भी बताएँ कि ये आपको बर्गर कैसा लगा है? इंतहाई ईज़ी इसकी रेसिपी है और ये ट्यूना बर्गर है। इतना स्पेशल ये बनता है कि बाहर बाज़ार में मिलता भी नहीं है। बाज़ार में आपको सिर्फ़ चिकन बर्गर्स मिलेंगे। ट्यूना बर्गर इस तरह का बहुत ही मुश्किल आपको कहीं से भी मिले। मैं आपको घर में बनाना सिखाता हूँ इसके लिए। एक देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। जो व्हाइट प्याज़ मैं लेकर आया था उसमें स्प्रिंग अनियन खुद ही से फूट पड़ा, तो मैंने सोचा कि यही ताज़ा-ताज़ा मैं डालूँगा इस ट्यूना सैंडविच में, तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आएगा सैंडविच के अंदर। तो ये सबसे पहले शूट्स मैंने काट ली और इनको छोटा-छोटा डाइस कर लिया मैंने, ताकि ये मैं सैंडविच में डाल लूँ। ये बहुत ही ताज़ा था, बहुत फ्रेश था और बहुत क्रिस्प था और बहुत, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि खुशबूदार और फ्लेवरफुल होगा, उसी तरह का था। इस रेसिपी के लिए मैंने खास तौर पर ये ट्यूना के कर्कलैंड के टिन्स लिए हैं। ये आई वुड नॉट हैव बॉट देम अगर मैंने ये रेसिपी ना बनानी होती। इस वीडियो के लिए मैंने खास तौर पर ये लिया।
और एक और चीज़ जो मैंने बहुत ही स्पेशल खाली इस रेसिपी के लिए ली है, वो है गार्लिक वाला मेयोनेज़। वरना तो हम आम तौर पे रेगुलर मेयोनेज़ लेते हैं, जिसमें कोई ख़ास मतलब जो अच्छा होता है, लेकिन उसमें गार्लिक की महक नहीं होती। लेकिन इस वीडियो के लिए, ख़ास इस रेसिपी के लिए मैं लेकर आया था ये गार्लिक वाला मेयोनेज़। आपको ये कॉस्टको से मिल जाएगा। इसमें एक्चुअली 2 फ्लेवर्स होते हैं, एक गार्लिक वाला और दूसरा पिकल्स। पिकल्स का ये इतना मज़े का नहीं बनता, आप अगर उसके चिकन का बनाएँ तो शायद वो अच्छा बन जाए, लेकिन इस ट्यूना सैंडविच के लिए ये गार्लिक वाला मेयोनेज़ आप इसमें डालिएगा। इसमें पार्मेज़ान चीज़ भी है। वैसे मैंने पार्मेज़ान चीज़ अलग से भी इसमें डाला था, और इसमें मैंने साथ में ऑलिव ऑयल भी डाला था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ्रेश इसमें गार्लिक मेयोनेज़ है। तो ये इस रेसिपी की जान है, क्योंकि ये सारे इंग्रीडिएंट्स को यकजा कर देगा और उसको एक स्मूथ क्रीमी टेक्सचर देगा। बहुत ही आसान है ये सैंडविच बनाना। आपने जस्ट उसको टिन से निकालना है, ट्यूना को डाइस करके उसमें आप 5-6 हरी मिर्चें डाल दें और फ्रेश स्प्रिंग अनियन डाल दें। फिर ये मैंने कोर्सली चॉप्ड ब्लैक पेपर लिया था, और ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कोल्ड प्रेस्ड जैतूनों का तेल होता है, ऐसे समझ लें इतना हेल्दी होता है जैसे किसी फल का जूस ही हो, क्योंकि ये बिल्कुल कोल्ड प्रेस्ड जैतून होता है। तो ये बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। साथ में ये पार्मेजान चीज़ मैंने डाला था, ये ग्रेटेड होता है और इसका बहुत ही सोंधा सा एक फ्लेवर होता है। बहुत इंटेंस फ्लेवर होता है इसका, चेडर चीज़ के टाइप का, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर होता है। तो ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिए थे। उसके बाद जस्ट आपने इसको मिक्स करना है और आप इसको सैंडविच में लगा सकते हैं। आपको ट्यूना को पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से प्रोसेस्ड होती है, तो आपको कुछ भी इसमें करना नहीं है। बस चीज़ें आपने सारी निकाल के असेंबल करनी है, एंड इट्स एज़ ईज़ी एज़ दैट। कभी सैटरडे, संडे को जब आप घर पर होते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको वक़्त मिलता है, तो अपनी मर्ज़ी का इस तरह से सैंडविच बनाकर खाएँ। बाज़ार में आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। साथ में मैं ब्रोस्ट बन्स लेकर आया था। इनके साथ मैंने एक और भी फिश सैंडविच बनाकर एक और वीडियो में दिखाया था लास्ट वीक, आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आपको करना हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत शाइनी ब्राउन कलर की गोल्डन सी फिनिश इसकी होती है, और साथ में मैंने हैप्पी काउ चीज़ इसमें रखा था। तो बस इसको आप 25 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करें और उसके साथ आप इसको खाएँ श्रीराचा चिली सॉस के साथ। ये मैंने श्रीराचा सॉस भी प्लेट में डाल दी थी गरम करने से पहले, जैसे वो थोड़ी-सी उसके वो इतनी गरम हुई कि छींटे आगे पीछे हो गए, लेकिन बहुत मज़े का बना ये।